हेलो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शरद। और जैसा कि हम आपकी जो क्लासेस लेकर आ रहे हैं, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी रिसेंटली कैसे है बीएससी के अंदर जिन्होंने एडमिशन लिया है। और जैसे ही आप बीएससी के सेकंड सेमेस्टर में जाते स्टूडेंट, आपका एक सब्जेक्ट स्टार्ट होता है जो कि जिसका नाम है एंटोमोलॉजी। और मैं आपको एक छोटी सी बेसिक सी बात बताना चाहूंगा कि एंटोमोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे इंसेक्ट्स हैं उनका क्या करते हैं हम, यानी जो हमारे कीट हैं उनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। देखो, ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये काफी प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेसिक सब्जेक्ट है, बेस्ट सब्जेक्ट है। और किसी भी फार्मर के फील्ड पे अगर आप जाओगे स्टूडेंट्स, तो आपको दो ही चीज फार्मर जो सबसे ज्यादा पूछता है कि एक तो मेरे फील्ड में डिजीज आ रखी है यानी बीमारियां आ रखी है, और दूसरी चीज है कि मेरे फील्ड में क्या आ रखा है, ये कीड़ा लगा हुआ है, तो उसका किस तरीके से मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये सारी सब्जेक्ट की नॉलेज जो है आज हम आपको, हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही है, नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर हम आपको सारी की सारी बिल्कुल जीरो से देने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊंगा कि जो एंटोमोलॉजी है, अगर आप इसको ढंग से नहीं पढ़ोगे या इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे, तो वो आपको आगे चल करके बहुत टफ लगने लगेगा। ठीक है, तो उसी चीज को हम बचाने के लिए, उससे आपको उस डर से बाहर निकालने के लिए ही ये कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे एंटोमोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम देख रहे हैं जो भी इंसेक्ट होते हैं, खास करके जो वेरी कॉमन इंसेक्ट जो हैं, ठीक है, यानी कॉमन जो कीट होते हैं उनकी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उनको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि आज की हमारी जो क्लास है वो क्या है कि जो भी ग्रास होपर होता है, ठीक है, यानी कि जो टिड्डा होता है, जैसे कि आप सभी को मालूम है ग्रास होपर यानी जो टिड्डा है, इसका हम क्या देखेंगे, जो भी इसकी बॉडी वॉल है। ठीक है, बॉडी वॉल का मतलब क्या होता है कि जो भी इसका शरीर है, इसके शरीर के जो बाहर की जो भित्ति है, उसका क्या करेंगे, हम पूरे डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसा कि भाई हमारे क्या होता है, हमारी शरीर के ऊपर स्किन होती है, ठीक इसी तरीके की इंसेक्ट की जो यानी कीट जो होता है उसकी बॉडी पर भी क्या होती है, उस पर क्या पाई जाती है, स्किन पाई जाती है। ठीक है, उसकी बॉडी पर भी क्या होता है, स्किन पाई जाती है, तो उसकी देह भित्ति को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, देखो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, देखो बाह्य संरचना का अध्ययन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मॉर्फोलॉजी क्या होता है, तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है कि जो किसी भी जीव है उसकी आप बाहरी संरचनाओं का जब अध्ययन करते हो, वो क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। और हम मॉर्फोलॉजी किसकी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टिड्डे की। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर हम टिड्डे की मॉर्फोलॉजी ही क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो, होता क्या है ना कि जितने भी इंसेक्ट होते हैं उन सभी की जो देह भित्ति होती है, यानी कि उनकी जो बॉडी वॉल होती है, लगभग सिमिलर ही होती है। अगर आपने टिड्डे की देह भित्ति को समझ लिया है, तो आपको सारी चीजें जो हैं, जितने भी इंसेक्ट हैं उन सभी की जो देह भित्ति होती है वो आपको इजीली क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब पहली चीज होती है, आपके पास में क्वेश्चन आता है कि देह भित्ति, इंसेक्ट बॉडी वॉल को डिफाइन करो कि इंसेक्ट बॉडी वॉल क्या होती है। ठीक है, तो देखो, शरीर के बाह्य आवरण को या शरीर के बाह्य अध्यावरण या उसको क्या कहते हैं, देह भित्ति कहते हैं। ठीक है भाई, जैसे हमारी स्किन होती है वैसे इंसेक्ट में क्या होती है, उसकी भी कोई बॉडी वॉल होगी, उसकी भी कोई देह भित्ति होगी, जो क्या करती है उसके बाहर उसकी पूरी बॉडी को क्या करके रखती है, कवर करके रखती है। ठीक है, लेकिन अब ह्यूमन के केस में, मानव के केस में तो क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है कैसी है, मुलायम है। ठीक है, लेकिन यह इंसेक्ट के केस में यानी कीटों के केस में कैसे होती है, यह आवरण कठोर कंकाल स्केलेटन का बना होता है, जिसके अंदर शरीर के कोमल अंग सुरक्षित रहते हैं। देह भित्ति तीन पत्तों से मिलकर के बनी होती है। यहां पर ये जो देह भित्ति है कितनी परतों से मिलकर के बनी होती है, तीन। ठीक है, आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भी आपको देह भित्ति के बारे में आपको पूरा डिटेल से आएगा, तब आपको लिखनी है कि भाई इंसेक्ट की जो बॉडी वॉल होती है ये कठोर क्या बनाता है। अब हमारी बॉडी में तो क्या होता है, अंदर स्केलेटन होता है, कंकाल होता है, लेकिन इंसेक्ट की बॉडी में क्या नहीं होता, कंकाल नहीं पाया जाता है। तो उसके बाहर जो आवरण होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है। ठीक है, इंसेक्ट का बाहर का आवरण कैसा होता है, कठोर होता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, स्केलेटन कहा जाता है। और ये जो स्केलेटन है यानी कि इंसेक्ट की जो देह भित्ति है, ये कितनी परतों से मिलकर के बनी होती है, तीन परतों से मिलकर के बनी होती है। अब ये तीन परतें कौन कौन सी है भाई, ये आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, पहली परत कौन सी होती है, पहली परत होती है क्यूटिकुला। ठीक है,
उससे नीचे वाली परत कौन सी होगी? सबसे ऊपर वाली परत तो क्या होगी? क्यूटिकुला होगी। उससे नीचे वाली परत क्या होगी? एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। ठीक है, इसके नीचे वाली परत कौन सी होगी? एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस होगी। ठीक है, इस हाइपोडर्मिस के नीचे भी एक परत और पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? आधारीय झिल्ली कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? आधारीय झिल्ली कहा जाता है, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? इंसेक्ट की देह भित्ति के तीन प्रमुख परतें होती हैं, क्यूटिकुला हो गई, एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस हो गया, और तीसरी जो सबसे नीचे वाली परत होती है वो कौन सी होती है भाई? बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारीय झिल्ली भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब हम तीनों परतों को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? इन तीनों परतों को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आपको हर एक चीज समझ में आए। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? क्यूटिकुला को। ठीक है, अब देखो इस क्यूटिकुला को अगर हम देखते हैं, पहली हमारी कौन सी है? क्यूटिकुला। अब ये क्यूटिकुला जो है, जो कि इंसेक्ट की यानी कि जो कीट है उसकी देह भित्ति पर सबसे ऊपरी या सबसे बाहरी परत होती है, उसको भी हम क्या करेंगे? अब डिटेल से उसका अध्ययन करेंगे। तो देखो होता क्या है स्टूडेंट्स, जो क्यूटिकुला होती है उसमें भी कितनी परतें होती है? तीन परतों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, देखो एक छोटा सा मैं डायग्राम यहां पे बना रहा हूं। ऊपर ही ऊपर वाली जो सबसे लेयर है, उसके बाद वाली लेयर, उसके बाद वाली लेयर, ये हमारे पास में तीन लेयर है, जिसको हमने पहली लेयर को क्या बोल दिया है? क्यूटिकुला। ठीक है, पहली लेयर को हमने क्या बोल दिया है भाई? क्यूटिकुला बोल दिया है। इसके बाद में दूसरी वाली लेयर को हमने क्या बोल दिया है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। ठीक है, इसके लास्ट वाली जो होती है ये होती है आधारीय। इसके लास्ट वाली कौन सी होती है? आधारीय झिल्ली होती है भाई। ठीक है, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसको बोला जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन सबसे नीचे नीचे वाली होती है। क्यूटिकुला जो है ये सबसे ऊपर वाली है, ये दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की है। तो इस प्रकार से इंसेक्ट की बॉडी में इसकी देह भित्ति का क्या पाया जाता है? क्रम पाया जाता है। अब इसमें भी हम अगर इसको पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे? अगर क्यूटिकुला को पढ़ते हैं तो इस क्यूटिकुला के भी कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। तो इस क्यूटिकुला के भी कितने भाग होंगे? तीन भाग होंगे, जिसमें सबसे ऊपर ही ऊपर वाला भाग कौन सा होता है? एपिक्यूटिकल होता है। ठीक है, इंसेक्ट की भित्ति में सबसे ऊपर जो क्यूटिकल पाई जाती है, उसमें भी सबसे बाहर वाला जो भाग होता है वो कौन सा होता है? एपिक्यूटिकल होता है। यह क्यूटिकुला के बाहरी परत होती है, जो कि पतली परंतु सख्त होती है। ठीक है भाई, क्यूटिकुला की सबसे बाहर वाली परत को हमने क्या बोल दिया है? एपिक्यूटिकल बोल दिया है। अभी एपिक्यूटिकल क्या होती है? एपिक्यूटिकल क्या होती है? एपिक्यूटिकल एक बाहरी परत है जो कि पतली होती है। ठीक है, लेकिन इस एपिक्यूटिकल में भी क्या होता है भाई? चार भाग होते हैं। इस एपिक्यूटिकल में भी कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं, या चार परतों से मिलकर के बनी होती है। किस किस से मिलकर बनी होती है? देखो, सीमेंट, वैक्स, पॉलीफिनॉल और क्यूटिकल लेयर की बनी होती है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं किस प्रकार से ये दिखाई देती है। तो देखो ये इंसेक्ट की जो डर्मल है, इंसेक्ट की इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है कीट की देह भित्ति जो होती है उसको बोला जाता है इंटेग्यूमेंट। अब इस इंटेग्यूमेंट के अंदर मैंने आपको बताया है कि जो ऊपर वाली परत होती है वो कौन सी होती है? ये देखो, ये वाली ऊपर वाली जो परत थी, ये कौन सी परत थी? इसको बोला जाता है क्यूटिकल या क्यूटिकुला। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था? ये जो क्यूटिकुला है, इस क्यूटिकुला के भी कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। ठीक है, इस क्यूटिकल के भी कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एपिक्यूटिकल होता है पहला भाग। दूसरा भाग कौन सा होता है? एक्सोक्यूटिकल। और तीसरा भाग कौन सा होता है? एंडोक्यूटिकल। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक
ये पूरा कौन सा भाग है? क्यूटिकल। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? क्यूटिकल हो जाएगा। इस क्यूटिकल के भी कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से? सबसे ऊपर ही ऊपर वाला या सबसे बाहर ही बाहर वाला जो भाग है वो है एपिक्यूटिकल, जो कि पतला होता है। इस एपिक्यूटिकल के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ठीक है, देखो वापस आप एक बार समझो इस चीज को कि ये तो हो गया क्यूटिकुला। ठीक है, ये हो गया क्यूटिकुला। इस क्यूटिकुला के भी कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? एपिक्यूटिकल, ठीक है। दूसरा भाग कौन सा है इसका? एक्सोक्यूटिकल, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा भाग है वो कौन सा है? एंडोक्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकुला तो पूरा ही है। इस क्यूटिकुला के भी 3 भाग है, एपी, एक्सो और एंडोक्यूटिकल। ये 3 भाग हो गए इसके। अब देखो ये जो एपिक्यूटिकल है ये वाला, ठीक है, जिसको हम ये पढ़ रहे हैं, इसमें भी क्या होते हैं? इसमें भी अलग अलग 4 परतें पाई जाती है। इसमें देखो कौन कौन सी परतें पाई जाएगी। एक छोटा सा आप देखो कि ये जो है आपके पास में कौन सी है? ये है एपिक्यूटिकल है। ठीक है, इस एपिक्यूटिकल को अगर आप थोड़ा सा और जूम करके देखोगे, ठीक है, इस इतने से भाग को अगर आप और जूम करके देखोगे तो इसमें सबसे बाहर ही बाहर कौन सी परत पाई जाती है? सीमेंट की परत पाई जाती है, जो इंसेक्ट को क्या करती है भाई? मजबूती प्रदान करती है। इस एपिक्यूटिकल के भी सबसे बाहर वाली परत पर क्या पाई जाती है? सीमेंट पाई जाती है। सबसे ऊपर ही ऊपर सीमेंट पाई जाएगी। उसके बाद में क्या पाया जाएगा? उसके बाद में पाया जाएगा वैक्स। वैक्स क्या होता है? मोम। अब आप बोलोगे सर मोम का क्या काम है इंसेक्ट में? तो भाई ये जो वैक्स होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें करता है रोल प्ले? कि इंसेक्ट की बॉडी से क्या ना हो? वाटर लॉस ना हो। क्या ना हो? उसकी इंसेक्ट की बॉडी में से वाटर लॉस ना हो। ठीक है। और सीमेंट का क्या काम है सर जी? सीमेंट का काम है कि इंसेक्ट की बॉडी को मजबूती प्रदान करने का काम होता है। आई बात समझ में? तीसरी जो चीज होती है वो होती है आपके पास में इसमें क्यूटिकुल लेयर, ठीक है। फिर उसके बाद में आप क्या आती है? इनर क्यूटिकल, वैक्स फिलामेंट। ये सारी की सारी चीजें आपके पास में यहां पर हमको देखने के लिए मिलती है। तो यहां तक आपके जो डायग्राम है ये समझ में आया होगा। देखो सिंपल सी चीज है। अब हम बात करते हैं एपिक्यूटिकल की। तो एपिक्यूटिकल में सीमेंट पाई जाती है, वैक्स, पॉलीफिनॉल और क्यूटिकुलर परत पाई जाती है। ये हमारे पास में 4 तरह की इसमें मुख्य चीजें हैं। अब देखो मोम वैक्स की परत होने के कारण यह जल रोधक होती है। मैंने क्या बोला था? वैक्स जो होता है, मोम जो होता है, वो कीट के अंदर से उसके जो बॉडी में जो पानी है या उसके जो शरीर में जो भी वाटर है उसका लॉस होने से बचाता है। यानी कि उसकी बॉडी में से पानी को बाहर निकलने से कौन रोकता है? वो रोकता है। ये वैक्स की जो लेयर है वो रोकती है। या फिर इंसेक्ट को जल के, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर अनावश्यक जो एक्स्ट्रा जल है वो ना जाए, उसको भी कौन रोकता है? उसको भी ये वैक्स की लेयर रोकती है। ठीक है। अब देखो जिस तरह से हमारी स्किन पर आप देखोगे तो वहां पे क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे बाल हमारी स्किन पे पाए जाते हैं। ठीक है। वैसे ही इंसेक्ट की जो देह भित्ति होती है उसके ऊपर भी कुछ खास संरचनाएं पाई जाती है। अगर आप किसी कीट को पास से देखोगे तो आपको उसकी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स आपको नजर आ सकते हैं वहां पे, या फिर आपको वहां पे और क्या नजर आ सकता है? आपको वहां पे छोटे कांटे जैसी संरचना नजर आ सकती है। तो देखो वैक्स मोम की परत होने के कारण यह जलरोधक होती है। इसके ऊपरी सतह पर सीटी, शूक एवं रोम, सीटी, ब्रिस्टल एंड हेयर्स जैसे संवेदी अंग बने होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? एपिक्यूटिकल हो गई। इसके बाद कौन सी आती है? एक्सोक्यूटिकल। ठीक है, यह एपिक्यूटिकल के नीचे वाली परत होती है। देखो इस चित्र में साफ साफ दिख रहा है। ये एपिक्यूटिकल तो एक बहुत पतली सी परत है, ठीक है, लेकिन पतली होने के बावजूद ये 4 तरह की अलग अलग परतों से मिलकर के बनी है। ठीक है। अब एपिक्यूटिकल के नीचे वाली जो परत होती है ये होती है आपके पास में एक्सोक्यूटिकल। ठीक है। अब ये जो एक्सोक्यूटिकल है, एग्जीक्यूटिकल कहाँ है? यह एपिक्यूटिकल के नीचे वाली परत होती है जो कि मोटी तथा प्रोटीन और काइटिन की बनी होती है। किस किस की बनी होती है भाई? बहुत महत्वपूर्ण है। जो
आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है कि इंसेक्ट की देह भित्ति यानी कीट की देह भित्ति किन किन से मिलकर के बनी होती है। तो किससे मिलकर के बनी होती है? प्रोटीन और काइटिन की। ठीक है, काइटिन क्या है भाई? काइटिन क्या है? काइटिन एक नाइट्रोजनी बहुलक है। काइटिन क्या होता है? वास्तव में नाइट्रोजनी बहुलक है। बहुलक आप जानते हो, बहुलक का मतलब होता है पॉलीमर। ठीक है, बहुलक का मतलब होता है कि कोई ऐसी संरचना जिसके बहुत सारे भाग हो, या उसकी कोई क्या हो, एक बहुत बड़ी चेन हो। वो चेन आपस में मिलकर के क्या बना रही है? एक स्ट्रक्चर बना रही है, एक संरचना बना रही है। एक ऐसी संरचना जो किसी कीट के शरीर का आवरण का निर्माण कर रही है। तो आपको चीज समझ में आ गई होगी कि वो क्या है, कि जो कीट की देह भित्ति होती है वो वास्तव में किसकी बनी होती है? वो प्रोटीन की और काइटिन की बनी होती है। आई बात समझ में कि कीट की देह भित्ति प्रोटीन और काइटिन की बनी होती है। अब आप बात आई कि सर काइटिन क्या होता है? तो काइटिन एक प्रकार का नाइट्रोजनी बहुलक है। नाइट्रोजनी बहुलक होने की वजह से कैसा होता है? ये मजबूत होता है। बहुलक पॉलीमर कैसे होते हैं भाई? मजबूत होते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जैसे अभी नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की कई सारी चेन्स मिलकर के क्या बनाती है? उस पॉलीमर का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब काइटिन की परत, काइटिन सबसे ज्यादा कहां पाई जाएगी इंसेक्ट में? वो पाई जाएगी भाई एक्सोक्यूटिकल में पाई जाती है। ठीक है, एक्सोक्यूटिकल में कौन पाया जाएगा आपके पास में? वो पाई जाएगी आपके पास में काइटिन की लेयर पाई जाएगी। आई बात समझ में? सिंपल है, चीजें बहुत आसान है। अब देखो, फिर आता है आपके पास में एंडोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल कहां है? एंडोक्यूटिकल आपके पास में कहां है? ये है आपके एक्सोक्यूटिकल के नीचे। ठीक है, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल, ये तीनों की तीनों मिलकर के क्या किसका निर्माण करती हैं? ये निर्माण करती हैं आपके क्यूटिकुला का। सिंपल सी बात है, हमने यही तो पढ़ा है कि इंसेक्ट की जो देह भित्ति होती है, देह भित्ति में कौन कौन से भाग होते हैं? क्यूटिकल होता है, एक एपिडर्मिस होता है या हाइपोडर्मिस होता है, या तीसरा भाग बेसल मेम्ब्रेन होता है। तो सबसे पहले भाग हम कौन सा पढ़ रहे हैं? क्यूटिकल वाला पढ़ रहे हैं। क्यूटिकल में एपिक्यूटिकल हो गया, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। अब एंडोक्यूटिकल में देखो क्या क्या होता है। ठीक है, एंडोक्यूटिकल में क्या क्या होता है? यह क्यूटिकुल की अंतिम निचली परत है, जो एक्सोक्यूटिकल की तरह प्रोटीन और काइटिन की बनी होती है। कुछ वैज्ञानिक एक्सोक्यूटिकल तथा एंडोक्यूटिकल को सम्मिलित रूप से किस नाम से जानते हैं? प्रोक्यूटिकल। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई। कभी कभी क्या होता है ना कि इस एक्सोक्यूटिकल को और इस एंडोक्यूटिकल को सम्मिलित रूप से क्या कह दिया जाता है? सम्मिलित रूप से इन्हें प्रो क्यूटिकल कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब आपसे कोई पूछ ले कि प्रोक्यूटिकल क्या होता है, तो भाई प्रोक्यूटिकल क्या होता है? एक्सो और एंडोक्यूटिकल को सम्मिलित रूप से ही क्या कहा जाता है? प्रोक्यूटिकल कहा जाता है। आई बात समझ में? अब आप देखो, अब आप एक चीज देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने कभी भी इंसेक्ट को आप देखोगे तो उसके शरीर पे आपको छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं नजर आएंगी। वो वास्तव में क्या होती है? वो संवेदीग्राही संरचनाएं हैं। यानी कि बाहर के वातावरण की सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए जो खास प्रकार की संरचनाएं होती हैं, वो संरचनाएं कहां पाई जाती है? वो आपके इंसेक्ट की बॉडी पर पाई जाती है। जैसा कि आप यहां पे संरचना देख रही है, जो आपको कांटे जैसी संरचना दिख रही है, ये इस प्रकार की संरचनाएं आप अगर किसी कीट को गौर करके अगर उसको पास से देखोगे तो उसके शरीर पे इस प्रकार के ये जो कांटे जैसी या छोटे छोटे बाल या रोम जैसी संरचनाएं पूरे इंसेक्ट की बॉडी पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब ये क्या होता है? देखो, ये चीज समझ में है आपके? एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। ठीक है, अब देखो, एंडोक्यूटिकल संपूर्ण शरीर पर अविच्छिन्न रूप से होती है, जो कि उपांगों एवं स्क्लेरोइड्स के बीच बीच में अत्यंत पतली होकर लचीली
वलित आर्थोडियल झिल्ली मेम्ब्रेन बनाती है। कहने का मतलब यह है कि जो एंडोक्यूटिकल होता है ये एंडोक्यूटिकल इंसेक्ट की पूरी बॉडी पर फैला होता है, और जहां पर इंसेक्ट के दो परतों का जॉइंट होता है, इन जॉइंट के बीच में एक पतली परत का निर्माण करता है, जिसको क्या कहा जाता है? आर्थ्रोइडल झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? आर्थ्रोइडल झिल्ली कहा जाता है। आई बात समझ में? सिंपल सी बात है। देखो आपको एक दिखाता हूं मैं आपको। हम्म, छोटा सा डायग्राम मैं बना करके आपको बताऊंगा। देखो हमने क्या पढ़ा है कि इंसेक्ट की बॉडी जो होती है उसके मुख्य रूप से कितनी परतें होती हैं? उसमें मुख्य रूप से होती है 3 परतें। ठीक है, आपको इस प्रकार से सब चीजें अभी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो ये जो ऊपर ही ऊपर वाली परत है, ये हो गई हमारी कौन सी? क्यूटिकल, या जिसको हमने क्या कहा था? क्यूटिकुला। ठीक है, एक एक चीज को आपस एक बार गौर से पढ़ेंगे। सबसे ऊपर ऊपर वाली जो परत थी उसको हमने क्या बोला था? क्यूटिकल या क्यूटिकुला। हमने और क्या पढ़ा था कि इस ये क्यूटिकुला कितने परतों से मिलकर के बनी होती है? 3 परतों से। ठीक है, ये क्यूटिकुला कितनी परतों से मिलकर बनी होती है? 3 परतों से। कौन कौन सी परत होती है इसमें? पहली और सबसे ऊपरी, या है ना, हम बात करते हैं एपिक्यूटिकल। ये कौन सी वाली परत है? एपिक्यूटिकल। और एपिक्यूटिकल कैसी होती है ये आप नोट्स जैसे इसको लिख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें समझने में इजी रहेगी। एपिक्यूटिकल क्या होती है? ये सबसे बाहरी परत है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इस एपिक्यूटिकल में भी कितनी परतें होती है? यह भी 4 परतों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, इसको आप यहीं लिख लो कि ये जो एपिक्यूटिकल है इसमें 4 परतें कौन कौन सी हैं। इसको भी हम यहीं लिख लेते हैं सर। देखो पहली जो है सीमेंट लेयर है। इसमें भी जो सबसे एपिक्यूटिकल में भी जो सबसे ऊपर ही ऊपर वाली लेयर आएगी वो कौन सी आएगी? सीमेंट लेयर आएगी। ठीक है, इसके बाद में कौन आएगा? इसके बाद में आएगा वैक्स, या जिसको हम बोल सकते हैं मोम। मोम की परत आएगी। इसके बाद में भी तीसरी वाली कौन सी आएगी इसके अंदर? वो आएगी आपके पास में, तीसरी वाली कौन सी है? पॉलीफिनोल। और इसमें भी चौथी वाली कौन सी है? क्यूटिकुलिन। तो एग्जाम में क्या किया जाता है? आपको इनका क्रम पूछा जाता है कि एपिक्यूटिकल के अंदर जो 4 परतें हैं उनका क्रम बताइए। तो क्रम कौन सा होगा? सीमेंट, वैक्स, पॉलीफिनोल और क्यूटिकुलिन। ये हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरी वाली जो परत है, पहला तो ये आ ही गया एपिक्यूटिकल, इसमें दूसरे नंबर में कौन आता है? दूसरे नंबर पे आता है आपका एक्सोक्यूटिकल। ठीक है, इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आता है आपका एंडोक्यूटिकल। ठीक है, ये आपका हो गया क्यूटिकल की जो 3 परतें होती हैं। एपिक्यूटिकल, एपिक्यूटिकल की भी 4 परतें होती हैं। इसके बाद में आपके एक्सोक्यूटिकल आ रहा था और एंडोक्यूटिकल आता है। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, देह भित्ति। आपको बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, इंसेक्ट की देह भित्ति किससे मिलकर के बनी होती है? वो बनी होती है काइटिन से। ठीक है, अब बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई काइटिन क्या होता है? काइटिन क्या होता है? काइटिन एक नाइट्रोजनी बहुलक है। बहुलक का मतलब होता है भाई पॉलीमर। ठीक है, कीट की देहभित्ति काइटिन से मिलकर के बनी होती है, और काइटिन क्या है? एक प्रकार का नाइट्रोजन बहुलक है। ठीक है, अब इसका भी आपसे कई बार नाम पूछा जाता है।
ठीक है, ये बहुलक कौन सा है, किससे मिलकर के बना होता है, ये बना होता है एन एसिटिल डी ग्लूकोज ग्लूकोजामीन। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। अब इसके बाद जो देखो, इसके बाद हमारी एंडोक्यूटिकल और लास्ट में आती है आपके पास में एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कौन होता है, एपिडर्मिस का क्या काम है। ठीक है, देखो इसको हम पढ़ते हैं, एपिडर्मिस को भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रोक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल क्या होता था, प्रोक्यूटिकल क्या होता है भाई, कि एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल क्या होता है, एक्सोक्यूटिकल व एंडोक्यूटिकल को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में, कि प्रोक्यूटिकल क्या होता है, एक्सो और एंडोक्यूटिकल को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है आपके पास में, इसको प्रोक्यूटिकल कहा जाता है। अब देखो, प्रोक्यूटिकल की पूरी मोटाई में अनेक महीन कुलियालें फैली रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, छोटी छोटी दरारें फैली रहती है, जिन्हें रंध्र नलिकाएं या पोर कैनाल्स कहते हैं। यह हाइपोडर्मिस की ग्रंथ कोशिकाओं से लेकर के ऊपर एपिक्यूटिकल तक फैली रहती है। यह बाहर की ओर सूक्ष्म छिद्रों द्वारा खुलती है। तो इस लाइन का मतलब हम कुछ इस प्रकार से समझेंगे। देखो यहां पे आपको इस प्रकार के क्या नजर आ रही हैं, छोटी छोटी दरारें नजर आ रही हैं। ठीक है, जो क्या कर रही हैं, डायरेक्ट कहां तक जा रही हैं, वो एपिडर्मिस से जा रही हैं। और एपिडर्मिस में जो भी यहां पे सीक्रेशन पैदा होता है, ठीक है, दो प्रकार की यहां पे हमारे पास में नलिकाएं हैं। एक तो है पोर कैनाल, और उनके क्या क्या काम है, एक तो होती कौन सी, पोर नलिकाएं। ठीक है, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है आपके पास में डर्मल ग्लैंड। ठीक है, दूसरी वाली कौन सी डर्मल ग्लैंड है। अब देखो उनके काम क्या क्या होते हैं। पोर कैनाल या रंध्र नलिकाएं, ये क्या करती हैं कि इंसेक्ट की जो भी बॉडी के अंदर, ये हाइपोडर्मिस में जो चीजें बन रही होती हैं, उनको बाहर क्या करती हैं, ये जो एपिक्यूटिकल है उसके ऊपर फैलाती हैं। अब आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई इंसेक्ट में जो क्यूटिकुला है उसके कार्य क्या होते हैं। भाई जैसे कि हमारी बॉडी में जो हमारी स्किन का क्या काम है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना है। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है कि जो इंसेक्ट की क्यूटिकल है, इसका भी आपको एग्जाम के अंदर कार्य पूछा जाएगा। ठीक है, वो किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो देखो क्या क्या काम होते हैं इसके। सबसे पहले तो देखो, कीटों के बदन को वास्तविक रूप में बनाए रखना। ठीक है, भाई जो भी कीट होते हैं उनकी बॉडी की भी एक क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होती है। उस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, उसकी जो बाह्य देह भित्ति है, या जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल या क्यूटिकुला। वो क्यूटिकुला की वजह से ही इंसेक्ट का क्या होता है, एक पर्टिकुलर, या कीट की क्या होती है, एक पर्टिकुलर आकृति या आकार होता है। ठीक है, दूसरा, शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करना। भाई हम सभी को मालूम है कि इंसेक्ट की बॉडी में किसी प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाती, लेकिन उसमें क्या पाया जाता है, उसमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। ठीक है, इंसेक्ट की बॉडी में क्या पाया जाता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है। ये बाह्य कंकाल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। ये काइटिन क्या होता है, नाइट्रोजन का पॉलीमर होता है, और यही क्या कहलाती है, देह भित्ति कहलाती है। और ये देह भित्ति क्या करती है, जो इंसेक्ट के आंतरिक जो इसके शरीर के अंग हैं, जैसे जो भी इसके कई तरह की जो प्रणाली जो सिस्टम है, उनकी क्या करेगी, रक्षा करेगी। ठीक है, और दूसरा, शरीर के कीटों के शरीर से पानी को न उड़ने देना। भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि शरीर के जो भी कीट है, कीट के शरीर के अंदर जो भी उसके बॉडी ऑर्गन्स हैं, या जो भी उसकी बॉडी के अंदर जो पानी की मात्रा है, उसकी क्षति ना हो, उसको भी कौन बचाता है, उसको भी क्यूटिकल बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण, जैसे टेंटोरियम। टेंटोरियम को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या होता है कि जो क्यूटिकल होता है, ये क्या करता है, शरीर में कई तरह के जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं या अंग होते हैं, उनका भी निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो,
शरीर को मजबूती प्रदान करना तथा मांसपेशियों को चिपकाने के लिए स्थान प्रदान करना। इस लाइन का मतलब क्या है? देखो, स्किन जो होती है यानी कि जो त्वचा होती है, त्वचा का मुख्य काम क्या है कि जो भी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको एक साथ जोड़ करके रखने का। ठीक है, आप एक छोटी सी चीज मानो कि अगर आपके शरीर पे क्या नहीं होगी, अगर त्वचा नहीं होगी, स्किन नहीं होगी, तो हमारे जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं या जो हमारी आंतरिक संरचनाएं हैं वो बाहर बाहर के एनवायरनमेंट में क्या होगी, डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगी। ठीक है, इसी प्रकार से जो कीट होता है, कीट के अंदर की जो मांसपेशियां हैं, जो उसके ऑर्गन्स हैं, उनको कौन प्रोटेक्ट करने का काम करता है? उसको बाह्य देह भित्ति प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, और देखो, कीटों के विकास के समय संपूर्ण क्यूटिकला गिर जाती है। देखो क्या होता है, इस लाइन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। क्या होता है भाई, जैसे जैसे हम बात करें इंसान के केस में, इंसान के केस में तो क्या होता है कि बच्चा छोटा होता है, जब वो धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन वास्तव में कीट कैसे, किस प्रकार से बड़ा होता है? तो कीट क्या करता है, जैसे उसमें क्या पाया जाता है, निर्मोचन, निर्मोचन या विमोचन। निर्मोचन या विमोचन का मतलब क्या होता है कि अपनी पुरानी त्वचा को उतार देना। ठीक है, जिस प्रकार से हम तो क्या पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, बट इंसेक्ट के पास में, कीटों के पास में तो ऐसी कोई संरचना नहीं होती। लेकिन जब उनको अपनी शरीर की वृद्धि करनी होती है तो उस दौरान क्या होता है कि उनकी जो त्वचा है, वो त्वचा क्या होती है, नीचे नई त्वचा बनती है और ऊपर से पुरानी वाली त्वचा हट जाती है। तो पुरानी त्वचा को कीट द्वारा त्यागना या हटाने की जो प्रक्रिया है, वही क्या कहलाती है, वही मोल्टिंग कहलाती है, या वही क्या कहलाती है, निर्मोचन कहलाती है। आपने सभी ने देखा होगा कि कई बार सांप को आपने देखा होगा कि सांप की जो स्किन है वो निकल जाती है और उसके अंदर से जो आपको नया जो सांप जो निकला हुआ रहता है वो पहले की अपेक्षा में थोड़ा सा बड़ा और ज्यादा हेल्दी नजर आता है। ठीक इसी प्रकार से जो इंसेक्ट होते हैं, कीट जो होते हैं, ये भी अपने शरीर की जो त्वचा है उसका निर्मोचन समय समय पर करते रहते हैं। ठीक है, इसके गिरने के पश्चात नई क्यूटिकल उसका स्थान ले लेती है। भाई साफ सी बात है कि पुरानी स्किन अगर निकल रही है तो उसके नीचे नई स्किन बनेगी, नई स्किन बनेगी तभी तो पुरानी स्किन निकलेगी। ठीक है, तो इंसेक्ट अपने ऊपर नई स्किन को बनाने के लिए या उसकी शरीर की वृद्धि के लिए क्या किया जाता है, उसमें हर समय समय पर कुछ विकास की पर्टिकुलर स्टेज तक क्या होती है, मोल्टिंग होती है। ठीक है, उसके बाद में एक स्टेज के बाद में मोल्टिंग होना बंद हो जाती है। यदि यह क्यूटिकल ना गिरे तो कीट बढ़ नहीं सकता क्योंकि यह कठोर होती है। अतः जितनी बार कीट को बढ़ना होता है उतनी ही बार क्यूटिकल गिरती है। यही तो मैं कह रहा हूं कि भाई इंसेक्ट की क्यूटिकल क्या होती है, जब जब हटेगी तब तब उसके आकार में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो इस आज की जो हमारी क्लास है, देखो इसके अंदर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद जो हमने पढ़ा था एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कहाँ था? एपिडर्मिस था जो भी हमारे क्यूटिकल थी, क्यूटिकल के जस्ट नीचे वाली जो लेयर थी, संरचना थी, उसके नीचे कौन पाया जाता है? एपिडर्मिस पाया जाता है। अब देखो क्यूटिकुला के नीचे स्तंभी कोशिकाओं की इकहरी सिंगल परत होती है जिसे एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस कहते हैं। इसकी बहुत सी कोशिकाएं ग्रंथि कोशिकाएं, जिनको क्या कहता है, ग्लैंड सेल के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जिन्हें त्वक ग्रंथि या डर्मल ग्लैंड कहते हैं। त्वक ग्रंथि या निर्मोचन मोल्टिंग के समय नई क्यूटिकल तथा पाचक रस का स्त्रवण करती हैं। ठीक है, तो देखो ये जो लाइन है इसको आप इस तरीके से समझिए क्या कहना चाह रही है। हमने पढ़ा था कि क्यूटिकल के नीचे ही नीचे वाली जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है जिसमें स्तंभाकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रही होगी, ये सिंगल लेयर है। ठीक है, ये क्या है, एक सिंगल परत है जो कैसी है, आधारीय सतह पर मौजूद है। ठीक है, और कहां है, किसके नीचे है ये? क्यूटिकल के नीचे वाली परत कौन सी होती है? हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस। इसका काम क्या होता है? एपिडर्मिस का काम क्या होता है, ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एपिडर्मिस का काम होता है कि नई त्वचा का निर्माण करना। ठीक है, जो क्या होगा इसके अंदर, क्यूटिकल सिंथेसिस कौन करता है? हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस करता है। और इसमें एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? डर्मल ग्लैंड्स कहा जाता है। आई बात यहां तक समझ में? चीजें बहुत सिंपल है। अब इसमें क्या होता है कि जब इंसेक्ट अपनी पुरानी स्किन को उतारेगा तब कुछ विशेष प्रकार के रस बनते हैं या एंजाइम बनते हैं। उन एंजाइम का सीक्रेशन भी कहां से होता है कि एपिडर्मिस में पाई जाने वाली कुछ विशेष ग्रंथियां होती है वहां से होता है। ठीक है, मोल्टिंग को हम
जो हमारी आने वाली क्लासेस होंगे हम उनमें क्या करेंगे, मोल्टिंग को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखो एपिक्यूटिकल तो हमारा हो गया, क्यूटिकल हो गया। इसके बाद में जो एपिडर्मिस जो होता है, एपिडर्मिस द्वारा होने वाली प्रमुख ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। तो देखो पहली ग्रंथि कौन सी है, लार ग्रंथि, जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, एपिडर्मिस देखो कहां कहां पाई जाती है, एपिडर्मिस कहां कहां पाई जाती है, एक तो लार ग्रंथि में पाई जाती है, निर्मोचन ग्रंथि या मोल्टिंग फ्लूइड ग्लैंड्स भी यहां पाई जाती है, पॉइजन ग्लैंड्स जो होती है वो भी यहीं पाई जाती है, इत्र ग्लैंड यानी कि सेंट ग्लैंड्स, ठीक है, या इत्र ग्रंथियां वो भी कहां पाया जाता है, एपिडर्मिस में ही पाया जाता है। मोम ग्रंथियां भी एपिडर्मिस में पाई जाती है, रेशम की ग्रंथियां हो गई, ठीक है, म्यूकस लेयर हो गई, लाख की ग्रंथियां हो गई, उत्सर्जन ग्रंथियां या प्रतिकर्षण ग्रंथियां जो होती हैं ये सब की सब कहां पाई जाती है, एपिडर्मिस में पाई जाती है। एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर कौन सी होती है, वो होती है आपके पास में आधारीय झिल्ली यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिडर्मिस की समस्त कोशिकाओं के भीतरी सिरे आधारीय झिल्ली से जुड़े होते हैं, यह एक पतली और अकोशिकीय लेयर है या परत है, यानी कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो कैसी है, एसेल्यूलर टाइप की लेयर होती है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं आज की हमारी क्लास के अंदर हमने जो इंसेक्ट की बॉडी वॉल है उसको ब्रीफली और अच्छे से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से आप इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो उस तरीके से हमने क्या किया, इसको डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट हमारी क्लास में हम मिलेंगे बहुत जल्दी। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।